Hi everyone. Hello. Welcome to Mathran, my dear students. Today we will be starting with the next chapter, that is chapter number 2 of paper 2, biology. So let's get started. Take out your notebooks and pen into your hands and start finding out how many got correct, how many got incorrect, and the one which are getting wrong. You need to find out the correct answer to the same. So, in the class, we're going to do all of those things. So, let's get started. So, yeah. All right, my dear students. Now, let's have a look at question number 1. Which of the following organism is naturally competent for DNA uptake under specific physiological conditions? यानी naturally competent कौन सा organism है जो खुद से natural setting में क्या कर सकता है, DNA को uptake कर सकता है? E. coli K12, Bacillus subtilis, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa. So here we know that the species name and the genus name get separated, and then they are underlined as well. The first name starts with capital letter, second one with the small a. That's right. So the following organism which actually is undergoing your natural competence for DNA is Bacillus subtilis. It's option number B. Okay, so when I talk about the Bacillus subtilis, we need to take care that Bacillus subtilis is one such organism. Yes, which is a bacteria, and this is also called as, इसको हम हे बैसिलस भी बोलते हैं. ठीक है, हे बैसिलस भी बोलते हैं. बैक्टीरिया होता है, ये ग्राम पॉजिटिव होता है. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव होता है. ये आपको कहाँ मिलता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक में मिलता है, कैटल्स के, रूमिनेंट्स के, ह्यूमंस के, या फिर आपको ये सॉइल में भी मिलता है. बेसिकली इसको यूज़ किसके लिए करते हैं? तो वी ऑफन इसको हम यूज़ करते हैं एज अ प्रोबायोटिक, और ये हमें सपोर्ट करता है डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी. इसको हम प्रोबायोटिक की तरह भी लेते हैं. इसको हम एग्रीकल्चरल फील्ड्स में भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल एंजाइम की तरह यूज़ कर सकते हैं, और बायोकेमिकल प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक हियर विद दिस वन. यस, बैसिलस सबटिलिस के पास नेचुरल कॉम्पिटेंस होती है, तो वो कोई भी एक्सोजिनस डीएनए को डायरेक्टली ले सकता है इन्वायरमेंट से. मतलब ये होगा कि जेनेटिक मटेरियल सस्पेंडेड है बाहर, अंदर एक बैक्टीरिया है या कुछ बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, इसको डायरेक्टली अपटेक कर दिया. तो वो काम जो है बैसिलस सबटिलिस या फिर हे बैसिलस कर सकता है. पहला जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल था वो किसने कंस्ट्रक्ट किया, किसने बनाया? वेरी गुड. तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए हम ये जानेंगे कि वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया. वाटसन एंड क्रिक ने तो हमें, हाँ, वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया? वाटसन एंड क्रिक ने तो हमें किसके बारे में बताया था? इन्होंने बताया था डीएनए का 3D मॉडल. लेकिन अगर बोहर और कोहेन की बात करूं तो इन्होंने बताया था अबाउट द मॉलिक्यूलर जेनेटिस्ट्स. इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे, टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे बताया. तो कैन आई से दैट द फर्स्ट वन वाज गिवन बाय देम? एब्सोल्युटली. ठीक है, अगर आप बात करें मसेल्सन और स्टाहल की, तो उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है? मिसेल्सन और स्टाहल ने ये प्रूव किया है कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है. ओके, जब हम बात करते हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट की, तो हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, ना कि कोई प्रोटीन, ना कि कोई और चीज़ लिपिड वगैरह. तो डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल. तो आई वुड रिकमेंड यू कि ये चीज़ आप नोट कर लें. वाटसन और क्रिक ने क्या दिया, बोयर एंड कोहेन ने क्या दिया, मिसेल्सन और स्टाहल ने क्या दिया, हर्शी एंड चेज ने क्या दिया. क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के बहुत पूछे जाते हैं, और जब आप क्या करोगे, जब आप यूज़ करोगे लाइक एलिमिनेशन, आपको 2 पता है या 3 पता है, तो आपके लिए तो बहुत ईजी होता है. इट्स जस्ट अ गेम ऑफ ना, या बहुत ईजी है. चेक करो ये वाला. कौन सा एंजाइम है जिसके ब्लंट एंड्स होते हैं? कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसके ब्लंट एंड्स होते हैं? ब्लंट एंड्स. ब्लंट एंड्स किस में होते हैं? ई कोराई में होते हैं, हाइंड 3 में होते हैं, या फिर हमारे बैम H1 में होते हैं, या फिर हमारे SMA1 में होते हैं.
सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इन सब की हम बात करें ना, तो ई कोलाई जो है वो एस्चेरिचिया कोलाई का सोर्स ऑर्गेनिज्म है। हिंट 3 जो है ये आपको मिलता है हीमोफिलस से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। ये आपको मिलता है बैसिलस एमाइलो क्विफेशियन से। स्मॉल जो है ये आपको मिलता है सराटिया से, ठीक है। और ये सब जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं सीक्वेंस को, ठीक है। अगर मैं ध्यान दूं आपको, अगर मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊं, ई कोराई के पास स्टिकी एंड्स होते हैं, तो ब्लंट एंड्स होने का तो मतलब ही नहीं है। हाइंड 3 के पास भी स्टिकी एंड्स होते हैं, बैम 3 के पास भी स्टिकी एंड्स होते हैं। बचा कौन? SMAI। तो द करेक्ट आंसर इज डी, इसके पास ब्लंट एंड्स होते हैं। अच्छा, कॉस साइट यूज्ड इन कॉस्मेट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो कॉस साइट होती है कॉस्मेट्स में, वो कहाँ से डिराइव होती है? T4 फेज, अल्फा फेज, M13 फेज, 5X174। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉस्मेट्स क्या होते हैं, राइट। वी शुड हैव अ क्विक आइडिया अबाउट व्हाट आर कॉस्मेट्स। सो अगर मैं कॉस्मेट्स की बात करूँ तो ये एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है जो कंबाइन करता है दो चीज़ों के फीचर, प्लाज्मिड एंड कॉस साइट। कॉस साइट किसकी होती है? एडहेसिव साइट होती है, चिपकने वाली साइट होती है बैक्टीरियोफेज की, बैक्टीरियोफेज अल्फा की, सॉरी अल्फा ने लैम्डा की है, ठीक है। सो आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है विच इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 मेन पार्ट्स, प्लाज्मिड भी होता है, कॉस साइट भी होती है। कॉस साइट किसकी होती है? बैक्टीरियोफेज की होती है, ठीक है। सो इन दिस पार्ट इफ आई से, कॉस साइट अलो करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कि वो पैक हो और क्या बना दे? लैम्डा फेज पार्टिकल बना दे, फिर इसमें रेप्लिकेशन होती रहती है। सो यहाँ पर जो कॉस साइट होती है इसके पास, ठीक है, सीक्वेंस के पास, ये कॉस्मेट्स में कहाँ से आती है? ये कॉस्मेट से ऑब्वियसली आती है लैम्डा फेज से, बैक्टीरियोफेज। देखो मैंने कहा प्लाज्मिड है और कॉस साइट है, बैक्टीरियोफेज लैम्डा से मिलती है। चलो ये क्वेश्चन देखो, जो फेज का जीनोम है वो एकोमोडेट कर सकता है फॉरेन डीएनए को, इंसर्ट्स को ऑफ अप्रोक्सीमेटली कितने फॉरेन डीएनए के इंसर्ट्स को अपने अंदर ले सकता है? तो द करेक्ट आंसर इज 20 किलोबाइट्स। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। प्रिंसिपल रीजन कि हम ई कोलाई को सबसे ज़्यादा क्लोनिंग होस्ट की तरह यूज़ करते हैं, कुछ तो कारण होगा कि हर बारी हम इसी को ही उठाते हैं और एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं। सो yes, we need to understand that it is about the main thing that goes to be your yes कि एब्सेंस है प्लाज्मिड की, नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है। शॉर्ट जनरेशन टाइम, वेल कैरेक्टराइज्ड जीन्स, हाई म्यूटेशन फ्रिक्वेंसी। अगर फ्रिक्वेंसी म्यूटेशन की ज़्यादा होगी तो आप कभी भी यूज़ ही नहीं करोगे इसे, तो ये तो गलत है। जीनोम साइज बड़ा नहीं रखते आप, इतना स्टडी कैसे करेंगे? सो द करेक्ट आंसर इज short generation time and well characterized genetics. So the correct answer is B. Okay, check this one. कौन सा प्लाज्मिड है जो सबसे पहले यूज किया गया था क्लोनिंग वेक्टर के लिए? Which plasmid was the one which was used widely for cloning the vector? शाबाश। सो सबसे पहले जो यूज किया गया था दैट वॉज डी, दैट इज PSC101, ठीक है। ये सबसे पहले यूज किया गया था, याद रखेंगे। सेलेक्टेबल मार्कर जीन इन PBR322 कन्फर रेजिस्टेंस टू। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस में कंफ्यूज होना लाजमी है। ठीक है, तो देखो PBR322 जो है सेलेक्टेबल मार्कर है, ये रेजिस्टेंट दिखाता है। किसको दिखाता है? कैनामाइसिन एंड क्लोराम्फेनिकोल, एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड रिफामिम्सिन, पेंसिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। सो PBR322 जो है वो यूजुअली एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो PB3, इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ी, मतलब इससे क्वेश्चंस आते हैं कि PBR322 का साइज क्या है। तो इसका साइज होता है 4361 बेस पेयर्स। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं जैसे एम्पिसिलिन हो गया या टेट्रासाइक्लिन हो गया,
ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं। अब बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये आती है कि आप कैसे यूज़ करते हो। देखो, आपने क्या करना है, एक एम्पिसिलिन, ये आपने एक मतलब ऑर्गेनिज्म लिया हुआ है, एनी ऑफ द लाइक ई कोलाई लिया हुआ है, वो किसी चीज़ के लिए रेजिस्टेंट है। फॉर एग्जांपल वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट उसको बनाया गया है, तो मैं उसको जानबूझ के क्या करूँगी, अपने प्लाज्मिड में एक सेलेक्टेबल मार्कर डाल दूंगी जो कि हो जाएगा PBr322, जो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होगा। ठीक है, हाँ, अब अगर वो ऑर्गेनिज्म इसको डालने के बाद भी सर्वाइव कर गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें हेल्प करेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव रिजल्ट्स। ठीक है, सो एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन है, नाम भूल जाए तो AT याद रखना, ऑटो AT। नाउ insertional inactivation of PBr322 is commonly detected through disruption of इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो होती है इसी में PBr322 में, वो डिटेक्ट किस चीज़ के लिए, किस वजह से होती है, कौन सा कारण बनता होगा आपके हिसाब से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सिंपल चीज़ आती है, एक आता है लैक्सी, एक आता है ओराई, एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड कॉस रेजिस्टेंट। ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अगर मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है तो आई विल कीप इट वेरी सिंपल। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एक ऐसी टेक्निक है जो हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के लिए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स को। कैसे करती है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स को आइडेंटिफाई, इंसर्ट करके फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दो। जब फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो जाएगा मार्कर जीन में तो वो डिसरप्ट कर देगा फंक्शन को। ठीक है, सो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर इंसर्शन सबसे पहले होती है टेट-आर जीन में, टेट्रासाइक्लिन में, फिर एम्पिसिलिन में होती है। ठीक है, एंड यू गेट द कंप्लीट थिंग्स अप। PBR को क्यों बोलते हैं कि ड्यूरेबल, PBR को ये भी बोलते हैं कि ये जो है ना, ये ड्यूअल सेलेक्टेबल मार्कर है, इसीलिए बोलते हैं इसको ड्यूअल सेलेक्टेबल मार्कर। कारण इसका ये होता है बोलने का, क्योंकि इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है। सो इंसर्शन इनएक्टिवेशन जो होती है वो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो है रेजिस्टेंस, उसकी वजह से कॉमनली डिटेक्ट होती है। All right, my dear students, I hope the things are getting clear. Now we'll have a look at this one. कौन सा बैक्टीरियोफेज जो है वो फेज डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फेज डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, फेज डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, लैम्डा M13, T4 और T7। लैम्डा M13, T4 और T7। सो अगर यहाँ फेज डिस्प्ले बोले तो एक मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है बायोलॉजी की, जहाँ पर फॉरेन प्रोटीन या पेप्टाइड को आप जेनेटिकली एक बैक्टीरियोफेज में डाल देते हो। ठीक है, उसके कोट में, जिसकी वजह से वो डिस्प्ले हो जाता है उसके सरफेस में। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर लुकिंग दैट अ DNA सीक्वेंस विच इज इनकोडिंग अ पेप्टाइड और अ प्रोटीन, उसको इंसर्ट करते हो एक फेज में जो कि कोटेड प्रोटीन जीन है, और जो रिजल्टिंग रिकॉम्बिनेंट फेज डिस्प्ले करता है वो पेप्टाइड अपने सरफेस पे बनाता है। इसके लिए आप सबसे ज़्यादा अगर कुछ यूज़ कर सकते हो तो आप यूज़ करते हो M13, आप यूज़ करते हो FD फेज, F1 फेज। सो करेक्ट आंसर आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है M13। चेक दिस वन। कोहेसिव एंड्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं बाय ई कोराई आर। ई कोराई के कोहेसिव एंड्स क्या बनाते हैं, व्हाट डू दे फॉर्म। 3 ओवरहैंग्स, 5 ओवरहैंग्स, ब्लंट एंड्स, रैंडम एंड्स, क्या बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, टेल मी। वेरी गुड। All right. Now, if I talk about the cohesive ends which are generated by E. coli, these include 5 overhangs. ठीक है, ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे थे जहाँ पर ब्लंट एंड्स बनते हैं, ओवरहैंग्स बनते हैं। ओके, सो वी कैन जस्ट मेंशन इट लाइक 5 overhangs.
द मेजर एडवांटेज ऑफ स्टिकी एंड्स इन क्लोनिंग, जब आप क्लोनिंग कर रहे हो तो क्या फ़ायदा है सबसे ज़्यादा, मेजर एडवांटेज क्या है स्टिकी एंड्स का क्लोनिंग में? मतलब ये होंगे तो एक हेल्प मिलेगी। आपको क्या लग रहा है कि मेजर एडवांटेज क्या है स्टिकी एंड्स का होने में क्लोनिंग के दौरान? कहीं ना कुछ तो होगा उसका रूल। क्या वो म्यूटेशन रेट को बढ़ा रहा है? क्या वो लाइगेशन स्पेसिफिसिटी को बढ़ा रहा है? क्या वो डीएनए डिग्रेडेशन में हेल्प करता है या फिर रिड्यूस्ड ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर ध्यान दें तो द करेक्ट आंसर इज इनहैंस लाइगेशन स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेजर एडवांटेज स्टिकी एंड्स का ये रहता है कि लाइगेशन स्पेसिफिसिटी को इनहैंस करता है, बढ़ा देता है। द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग द डीएनए फ्रेगमेंट्स ड्यूरिंग द क्लोनिंग। सो कौन सा एंजाइम है जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्लोनिंग के टाइम पे जोड़ने में हेल्प करता है? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना तो मुझे ऐसे लगेगा कि आप अच्छे से पढ़ भी नहीं रहे हो, क्योंकि अगर आप सीरीज को ही अच्छे से वॉच कर रहे हो ना तो यू वुड गेट टू नो कि ये क्वेश्चन नहीं, ये एंजाइम्स के नाम मैंने किसी और फॉर्म में आपको बताए हुए हैं ऑलरेडी। सो इट इज रियली अ डिसेंट वे टू गो विद दीज थिंग्स। नाउ यू कैन टेल मी। वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज लाइगेज। मैं हमेशा कहती हूँ लाइगेज एक ग्लू की तरह है, और अगर वो ग्लू की तरह है तो इट विल हैव सम रोल इन बाइंडिंग। तो ये बाइंडिंग में हेल्प करता है, ग्लू करने के लिए हेल्प करता है। ओके, विच वायरल एंजाइम कन्वर्ट्स आरएनए टू डीएनए। अब कौन सा ऐसा एंजाइम है एसोसिएटेड विद द वायरस जो क्या करता है, जो हेल्प करता है इन द कन्वर्जन ऑफ आरएनए टू डीएनए? बताओ, विच वन इज दैट? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और लाइगेज? देखो इसमें लाइगेज तो हट जाएगा, लाइगेज तो हो नहीं सकता है। आप बताओ। वेरी गुड। So, if I want to have a quick idea about this, so the correct answer is C, reverse transcriptase. ठीक है, देखो ट्रांसक्रिप्शन कब होती है? ट्रांसक्रिप्शन तब होती है जब डीएनए से डीएनए बन रहा हो। ठीक है, जब डीएनए से डीएनए बनता है तब रेप्लिकेशन होती है, डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन होती है। लेकिन जब आरएनए से आपका डीएनए बनता है तो यू कॉल इट एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। I hope this much is clear. So the correct answer is reverse transcriptase. Now let's figure out the next one. F प्लाज्मिड जो होता है ई कोलाई का, वो किस में इन्वॉल्व होता है? ट्रांसफॉर्मेशन में, कंजुगेशन में, ट्रांसडक्शन में या म्यूटेशन में? एफ प्लाज्मिड बहुत इजी बात है बाय द वे। वेरी गुड। So my dear students, the correct one goes up here to be the, yes, it will be your B, that is conjugation. ठीक है, क्यों? देखो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जैसे कि एक बैक्टीरिया यहाँ पर है विच इज एफ नेगेटिव, और यहाँ पर एक बैक्टीरिया है जो एफ पॉजिटिव है। ठीक है, एफ नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि इसके पास फर्टिलिटी फैक्टर है, इसके एफ प्लाज्मिड इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब होता क्या है, जब इनके बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ से फ्लो करके इसके पास चला जाता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वेरी लेस टाइम, ड्यू टू विच वाटर रिजल्ट्स इन द प्रोसेस, एक्चुअली द प्लाज्मिड गेट्स ट्रांसमिटेड, एंड वंस द प्लाज्मिड गेट्स ट्रांसमिटेड द एफ पॉजिटिव टर्न्स इनटू एफ नेगेटिव, दैट मीन्स एफ नेगेटिव टर्न्ड दिस एफ पॉजिटिव टू एफ नेगेटिव जनरेशंस। ओके, दैट इज योर पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है, एंड सम पीपल इवन से कि ये एफ नेगेटिव जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, बट ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। एनीवेज, सो दैट वाज योर कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अपटेक ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जो एक बैक्टीरिया कर सकता है, बैक्टीरियोफेज कर सकता है। Okay, coming to your next part, which is generalized transduction is best exemplified through generalized transduction. देखो जब मैं बात करती हूँ ट्रांसडक्शन की, इट इज, यस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है। ट्रांसडक्शन में एक ऐसा प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल अगर जनरलाइज ट्रांसडक्शन की बात करूं तो यहाँ एक बैक्टीरियोफेज होता है जो रैंडम फ्रेगमेंट्स डोनर बैक्टीरियल डीएनए के रेसिपिएंट बैक्टीरिया में डाल देता है, जिसकी वजह से डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होता है। तो अब ये काम सबसे ज्यादा कौन कर सकता है, आपको क्या लगता है? ये लैम्डा फेज करेगा, P1 फेज करेगा, रेट्रोवायरस करेगा, M13 करेगा? P1 फेज करता है। जनरलाइज ट्रांसडक्शन इज डन बाय P1 फेज, रिकॉम्बिनेशन होती है ट्रांसडक्शन में। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन अकर्स ड्यू टू, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन अकर्स ड्यू टू, माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपको एक क्विक आइडिया होना चाहिए अबाउट किसके लिए, कि जनरलाइज्ड और ये वाला स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो दो टर्म्स मैंने बताई, पहले बोला जनरलाइज्ड और अब मैं बोल रही हूँ स्पेशल ट्रांसडक्शन। ठीक है, जनरलाइज्ड वाले में क्या होता है कि किसी भी बैक्टीरिया का जीन, एनी बैक्टीरिया का जीन जो है वो क्या किया जाता है, बैक्टीरियोफेज ट्रांसफर करता है। यहां पर स्पेसिफिक बैक्टीरिया का जीन जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। ये इन्वॉल्व करते हैं लिटिक फेजेस, ये इन्वॉल्व करते हैं टेम्परेट फेजेस। ठीक है, इतना ही नहीं, कोई भी जीन जो है किसी भी पार्ट का बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ आके अटैच करेगा, लेकिन स्पेशलाइज्ड वाले में जनरलाइज्ड ही करेंगे। ठीक है, इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच बिकम्स द थिंग फॉर द क्वेश्चन कैन बी कि जनरलाइज्ड वाले में कौन से एग्जाम्पल्स हैं फेजेस के जो यूज किए जाते हैं। ठीक है, सो जैसे जनरलाइज्ड वाले में P1 बैक्टीरियोफेज यूज किया जा सकता है, P22 बैक्टीरियोफेज यूज किया जा सकता है, और स्पेशल वाले में लैम्डा फेज यूज किया जाता है। ओके, सो दैट इज वन सच। अच्छा ये देखो, तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेशलाइज क्यों होता है, क्योंकि इनकरेक्ट एक्सीजन होता है प्रोफेज के डीएनए का। द पैकेजिंग कैपेसिटी ऑफ कॉस्मेट्स इज अप्रोक्सीमेटली, आपको जब मैंने कॉस्मेट्स का वो बताया था, देन यू कैन हैव अ आइडिया, वहीं से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कॉस्मेट की पैकेजिंग कैपेसिटी कितनी होगी। तो द पैकेजिंग कैपेसिटी जो है कॉस्मेट्स की वो अप्रोक्सीमेटली ये है, सी वाली है, 35 to 45 किलो बाइट्स। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। चलो अभी यहाँ देखो, okay, so now looking at the next question, number 19, blue white screening is based on the disruption of ampicillin R, tetracycline R, lac-Z और ORI। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग किसके ऊपर बेस्ड है? ब्लू वाइट स्क्रीनिंग किसके ऊपर बेस्ड है? ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, माय डियर स्टूडेंट्स, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग जो होती है उसको हम क्यों करते हैं? बेसिकली हम ये आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट सेल्स कौन से हैं इनमें से। दिस इज डन टू आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेंट सेल्स, वो सेल्स जिन्होंने सक्सेसफुली फॉरेन डीएनए, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को टारगेट किया क्लोनिंग के दौरान। तो इन सब में से अगर हम बोले तो हम लैक-Z को सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं। ये तो रेजिस्टेंट है वाले हैं, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। ओरी तो ओरिजिन है, ठीक है, जहाँ से रेप्लिकेशन वगैरह स्टार्ट करती है, तो लैक-Z है। लैक-Z जीन इनकोड्स, कौन सा एंजाइम है जो लैक-Z इनकोड करता है? लैक-Z जीन जो है वो कौन सा एंजाइम इनकोड करता है? एब्सोल्युटली करेक्ट, बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो अगर अब मैं अब यहाँ पर आपको बताऊँ इसका फंक्शन क्या होता है, बीटा ग्लाइकोसिडेज एंजाइम जो लैक-Z प्रोड्यूस करता है, ये क्या करता है, ये बॉडी में प्रेजेंट डाइसैकेराइड्स को, ठीक है, जो डाइसैकेराइड लैक्टोज हैं, इनको ये तोड़ता है इनटू सिंपल शुगर्स। ठीक है, सिंपल शुगर्स में ये तोड़ता है, यानी इट फॉर्म्स ग्लूकोज प्लस इट फॉर्म्स गैलेक्टोज। ओके, और अगर मॉलिक्यूलर डिटेल्स की बात करूँ तो जीन जो होता है लैक-Z जीन, दिस इज अराउंड 3075 बेस पेयर्स लॉन्ग। ठीक है, विच प्रोड्यूसेस बीटा गैलेक्टोसिडेज।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लैक ऑपेरॉन भी इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। कौन सी फीचर है बैक्टीरियोफेज लैम्डा की जो उसको क्लोनिंग वेक्टर बनाता है और वो भी यूजफुल क्लोनिंग वेक्टर बनाता है? वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। सो कौन सी फीचर है बैक्टीरियोफेज लैम्डा की जो इसको एज अ यूजफुल क्लोनिंग वेक्टर बनाने में हेल्प करता है? वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ability to pack recombinant DNA efficiently. That is the reason why do we actually use it. Okay, origin of replication क्या determine करता है? Origin of replication क्या determine करता है? Very good. Origin of replication determine करता है about the antibiotic resistance. ये determine करता है about the copy number and replication initiation. ओके या फिर ये आपको बताता है अबाउट द डीएनए पैकेजिंग या प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बताता है. सो बेसिकली इट हेल्प्स यू टू नो अबाउट, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट हेल्प्स यू टू नो अबाउट द कॉपी नंबर एंड रेप्लिकेशन इनिशिएशन, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इनिशिएशन होता है विच इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ORI. हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड जनरली क्या कंटेन करता है? मोर देन 100 कॉपीज पर सेल, 1 कॉपी पर सेल, कोई भी ओराई नहीं है या फिर कोई भी सिलेक्टेबल मार्कर नहीं है. हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड जनरली क्या कंटेन करता है? 100 कॉपीज पर सेल, 1 कॉपी पर सेल, कोई भी ओराई नहीं या फिर कोई भी सेलेक्टेबल मार्कर ही नहीं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मोर देन 100 कॉपीज पर सेल. हाई कॉपी नंबर का मतलब प्लाज्मिड में बहुत सारी कॉपीज वो रिलीज करता है, फॉर्म करता है, दैट इज अराउंड 100 कॉपीज पर सेल या उससे ज़्यादा. रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म्स एप्लीकेशन का किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? Which of the following is the characteristic of, like the rolling circle mechanism of replication is the characteristic of which of the following? Very good. Rolling circle mechanism. सो माय डियर स्टूडेंट्स, रोलिंग सर्कल ऑफ मैकेनिज्म जो है वो एप्लीकेशन का किस में होता है? इन सब में से. उसको जानने से पहले यू नीड टू हैव एन आइडिया दैट व्हाट डज वी मीन बाय रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म. तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसी फॉर्मुलेशन है सॉरी, ये यूजुअली कुछ वायरसेस में, कुछ प्लाज्मिड्स में या फिर कुछ कॉन्जुगेटिव एलिमेंट्स में, जैसे कि बैक्टीरियोफेज में. बैक्टीरियोफेज कौन सा वाला? लैम्डा वाला या F प्लाज्मिड है आपको ज़्यादा मिलता है. सो ये मोड होता है. ठीक है, तो अगर मैं इसको सिर्फ सिंपल में एग्जांपल बताऊं तो कहाँ होता है? ये इनमें होगा. ठीक है, सो रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन. ये रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म है, यानी कि डीएनए से डीएनए ही फॉर्म होगा. ठीक है, ये कैसे फॉर्म होगा? यहाँ पर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेट करेगा. पहले वो एक सिंगल स्ट्रैंड निक बनाएगा डीएनए स्ट्रैंड में. 3' एंड जो होगा हमेशा सर्व करेगा एज द प्राइमर फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एज अ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर देंगे. सो यहाँ पर सर्कुलर डीएनए में रेप्लिकेशन जो होती है, जहाँ सिंथेसिस एक नई स्ट्रैंड की होती है अराउंड द सर्कुलर टेम्पलेट. सर्कुलर टेम्पलेट के अराउंड ही जब वो बनता है, बाय डिस्प्लेसिंग द ओल्ड स्ट्रैंड ये अंदर आ जाएगा. दैट प्रोड्यूसेस मल्टीपल कॉपीज और ये आपको मिलता है इन दी लैम्डा फेज में. आपको ये मिलता है F प्लाज्मिड्स में. कुछ बैक्टीरियाज जैसे 5X174 में या कुछ वायरसेस में भी आपको ऑब्जर्व करने को मिलता है. ठीक है, इतना ही नहीं, दिस विल ऑल्सो बी विजिबल इन योर M13. सो A भी हो सकता है और B भी हो सकता है. कौन सा एंजाइम है जो आरएनए प्राइमर्स को ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन क्या करता है? रिमूव करने में हेल्प करता है. डीएनए पॉलीमरेज 1. तो अगर मैं आपको एक छोटा सा हिंट दूं, आप याद कर सकते हो, डीएनए पॉलीमरेज 1 है तो कुछ ना कुछ एक्सक्लूड करने के लिए, तोड़ने के लिए हेल्प कर रहा है. डीएनए पॉलीमरेज 3 है तो कुछ ना कुछ फॉर्म करने की बात हो रही है. ये चेक करो. प्रिंसिपल रेप्लिकेटिव पॉलीमरेज ऑफ इकोलाई इज. प्रिंसिपल रेप्लिकेटिव पॉलीमरेज ऑफ इकोलाई इज. शाबाश, वेरी गुड. Which one do you think is the correct one here?
सो द प्रिंसिपल रेप्लिकेटिव पॉलीमरेज जो है ई कोलाई का वो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, डीएनए पॉलीमरेज 2 है, डीएनए पॉलीमरेज 3 है या डीएनए पॉलीमरेज 4 है. सो माय डियर स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज डीएनए पॉलीमरेज 3. ठीक है. सो प्रिंसिपल यहाँ पर जो रेप्लिकेटिव पॉलीमरेज है वो क्या हेल्प करेगा, मैंने आपको पहले ही कहा कुछ फॉर्म हो रहा है 3 करेगा. देख लो, फॉर्म हो रहा है तो 3 करेगा डीएनए पॉलीमरेज. कौन सा फेज का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम होता है. अब ये उसी को पता होगा जिसने सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से पढ़े हों, ये वही बता सकता है. शाबाश, वेरी गुड. Very good, my dear students. So the correct answer for this one goes to B. The correct one is C, which is M13. Okay, so which phage has a single stranded DNA genome? That is M13. और बाकी आपका लैम्डा हो गया, T4 हो गया, P1 हो गया, इन सब में क्या है, ये सब के सिंगल स्ट्रैंडेड है. Okay, so all of these are the single stranded. So let's have a look at the next question. The TI plasmid is naturally found in E. coli, Bacillus subtilis, okay, या फिर Agrobacterium tumefaciens और Rhizobium. Yes. The correct answer is your C. Agrobacterium tumefaciens. TI plasmid Agrobacterium tumefaciens में पाया जाता है. And this is, yes, important question है. Okay. Let's have a look here with the next one. Which microorganism is extensively used for recombinant insulin production? किसको use कर सकते हैं as recombinant, yes, insulin production? Very good. Which microorganism is extensively used for recombinant insulin protein production? Absolutely, ये तो बहुत easy है. E. coli, Escherichia coli, इसको ही हम insulin production के लिए use करते हैं. Check the next one. A shuttle vector is designed to replicate in. The shuttle vector is designed to replicate in. A shuttle vector is designed to replicate in one host only, two different host organisms, virus only, or plants only. Very good. सो माय डियर स्टूडेंट्स, शटल वैक्टर जो होता है उसमें दो अलग अलग होस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, जब भी बात होती है शटल वैक्टर की, तो शटल वैक्टर में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही यही है कि दो डिफरेंट होस्ट ऑर्गेनिजम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, लाइक इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे ई कोलाई और यीस्ट. ठीक है, दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, जैसे मैं ले लेती हूँ ई कोलाई और मैं ले लेती हूँ यीस्ट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ई कोलाई और यीस्ट दोनों के पास क्या रहेगा, जैसे कि कॉल E1 ओरी, ये ई कोलाई के पास है. 2 म्यू या ARS सीक्वेंस यीस्ट के साथ है. एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट, ये ई कोलाई सिलेक्शन के लिए है. यीस्ट का सेलेक्टेबल मार्कर है, जैसे कि LEU2 हो गया या फिर URA3 हो गया. तो ये इजी क्लोनिंग के लिए हेल्प करता है, रैपिड ग्रोथ के लिए हेल्प करता है. ठीक है. Now check this one. The lambda phage, integrates into the E. coli chromosome through transposition, site-specific recombination, homologous recombination, or rolling circle replication. Very good.
वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसपोजिशन, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन या होमोलोगस सर्कल, यस होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन या रोलिंग सर्कल। रोलिंग सर्कल आपने देख लिया अभी, ट्रांसपोजिशन में एक से जगह दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन की, सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन की बात होती है, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन हाँ स्पेसिफिकली करती है, यानी कि रीअरेंजमेंट होना। किसकी रीअरेंजमेंट होती है यहाँ पर? रीअरेंजमेंट होती है डीएनए की मॉलिक्यूल्स की एट अ पर्टिकुलर शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस पे, recognized by some specific enzymes called as recombinase enzymes। ASE लगा तो क्या है ये? एंजाइम है, राइट। Now check this one. Which of the following is not a cloning vector? Which of the following is not a cloning vector? प्लाज्मिड, कॉस्मिड, बैक्टीरियोफेज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आपको सब पता है इसमें से। प्लाज्मिड, कॉस्मिड, देखो कॉस्मिड भी आपको पता है, प्लाज्मिड भी पता है, बैक्टीरियोफेज भी पता है, अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो एंजाइम है, ये क्लोनिंग वेक्टर कैसे हो सकता है ना? क्लोनिंग वेक्टर कैसे हो सकता है? सो द करेक्ट आंसर इज योर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। ओके, टर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेफर्स टू डीएनए derived from one organism, produced by mutation, formed by joining DNA from different sources, produced only in virus। शाबाश। तो इनमें से कौन सा है? यस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है? डीएनए विच इज फॉर्म बाय जॉइनिंग डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ऐसा ही होता है ना कि एक जेनेटिक मटेरियल है, उसके साथ आपने कुछ और रिकॉम्बिनेंस करवा दिया है किसी प्लाज्मिड का या किसी भी मटेरियल का यूज करके, ठीक है। लाइक नॉट अ क्लोनिंग फैक्टर कम्स अप। Which restriction enzyme recognizes a palindromic sequence? My dear students, कौन सा ऐसा restriction enzyme है जो palindromic sequence को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। कौन सा एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को? आपको पता होना चाहिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस डीएनए के वो सीक्वेंसेस होते हैं जहां पर बेस पेयर्स को जब आप रीड करते हो 5' to 3' करो या फिर 3' को 5' करो, सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बना देती हूँ GAATTC, ठीक है, GAATTC, तो ये बनेगा CTTAA। गलत बन गया क्या? यहाँ देखो, GAATTC CTTAAG, ठीक है, बस यहाँ कंबाइन हो गया था ना, राइट। सो यहाँ पर अगर देखें तो आप यहाँ से पढ़ो 5' to 3', 3' to 5', बिल्कुल सेम है। तो अब ये होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस में कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो रिकॉग्नाइज करता है इसको? वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज योर ई कोराई। ई कोराई एक ऐसा एंजाइम है, एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि क्या करता है, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। ओके, now let's have a look at the 35th one. A major limitation of E. coli as an expression host for eukaryotic protein is, सबसे ज्यादा बड़ी लिमिटेशन एक ई कोलाई की क्या हो सकती है एज एन एक्सप्रेशन होस्ट फॉर यूकैरियोटिक प्रोटीन?
स्लो ग्रोथ, इनएबिलिटी टू परफॉर्म मैनी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस, लैक ऑफ प्लाज्मिड या पुअर ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी। सो सबसे बड़ी लिमिटेशन आती है यस इनएबिलिटी है परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस, पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, सो वी हैव इनएबिलिटी टू परफॉर्म मैनी पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन इसकी बन जाती है, और ये बहुत बड़ी लिमिटेशन भी बन सकती है अगर हम इसको यूज ही अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है और वो इंसर्ट कर रहा है, कैरी कर रहा है एक इंसर्ट within the tetracycline resistant gene of PBR322 is transformed into E. coli. तो recombinant clones जो होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, टेट आर, एम्पिसिलिन एस, टेट्रा आर, एम्पिसिलिन आर। तो ये एक्चुअली यही शो करेगा जैसा है एम्पिसिलिन आर और टेट्रा एस। ठीक है, क्योंकि इंसर्शन की वजह से क्या होता है, डिसरप्शन होती है, फंक्शनैलिटी पे फर्क पड़ता है। मेजर रोल ऑफ लैम्डा फेज एंड प्रोटीन इज, मेजर रोल क्या है? वेरी गुड। सो मेजर जो रोल है, हाँ मेजर जो रोल है लैम्डा फेज एंड प्रोटीन का, वो डीएनए पैकेजिंग है, एंटी टर्मिनेशन है ट्रांसक्रिप्शन की, डीएनए मिथाइलेशन या ऐड होते हैं, या होस्ट सेल लिसिस है। सो एंटी टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये इसमें रोल प्ले करता ही करता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन जो कंपैटिबल कोहेसिव एंड्स बनाता है? वेरी गुड। Ecorai and BAMH1, PST1, Ecorai, XBAL, SPEL, HINT3 और SMAL। शाबाश। वेरी गुड। So the correct answer is yes, XBAL and SPEL. So these are the two restriction enzymes जो कोहेसिव एंड बनाते हैं, और लेकिन ये जो इनके कोहेसिव एंड जो होते हैं वो इस तरह के ओवरहैंग्स होते हैं कि वो कंपैटिबल हैं। ठीक है, मतलब यस ये क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं वो कंपैटिबल कोहेसिव एंड्स को फॉर्म करेंगे। All right, now let's have a look here with the next one. Check. The copy number of col E1 derived plasmids is primarily regulated by RNA1 and RNA2 interactions, या फिर it leads to DNA gyrase 1, या फिर REC-A protein, या फिर ligase. My dear students, you have to be very careful with this part. What does it includes? Shabash. So my dear students, when it comes to this one, we need to understand that the copy number जो है कौन रेगुलेट करता है, RNA1 और RNA2 की इंटरेक्शंस जो हैं इसको ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, दोनों, एक नहीं दोनों इकट्ठे। चलो ये देखो, क्लोनिंग वेक्टर लैकिंग एन ORI वुड ओके, क्लोनिंग फैक्टर जो लैक करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को, वो क्या एक्सप्रेस करेगा? दैट वुड एक्सप्रेस फॉरेन जीन्स एफिशिएंटली, बी अनेबल टू रेप्लिकेट ऑटोनॉमसली, प्रोड्यूस मोर ट्रांसफॉर्मेंट्स और फंक्शन एज शटल वेक्टर। वेरी गुड, टेल मी दिस अप। So the correct answer is your be unable to replicate autonomously. So cloning vector जिसके पास अगर ORI ही नहीं है तो वो cloning vector क्या करेगा? क्या वो replicate कर सकता है अकेले? नहीं कर सकता है, क्योंकि origin of replication ही नहीं है इस पे, and we need origin of replication at any cost. वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, right? So that is 1 point, my dear students. I hope this point is clear. Very good. So let's have a look here with the next one. कौन सा प्रोटीन है जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में बहुत हेल्प करता है? अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि होमोलोगस
रिकॉम्बिनेशन से हम क्या समझते हैं? होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो होती हैं, दीज आर द काइंड ऑफ रिकॉम्बिनेशन जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है दो डीएनए मॉलिक्यूल के बीच में, जिनमें सिमिलर या आइडेंटिकल न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं। दैट इज योर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। अब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी है? ओके, वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन प्रोटीन्स में से सबसे ज़्यादा जो है दैट इज़ योर रेक ए। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द काई सीक्वेंस इन ई कोलाई इज एसोसिएटेड विद। द काई सीक्वेंस in E. coli is associated with. Very good. So the chi sequence E. coli में किसके साथ एसोसिएट करती है? रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन के साथ। ठीक है, क्योंकि डीएनए एप्लीकेशन के लिए ओरी है, रिकॉम्बिनेशन हॉटस्पॉट एक्टिविटी सेंटर में है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन जो है वो टर्मिनेशन में रोल प्ले कर रही है। चलो ये देखो, इनमें से कौन से वेक्टर्स हैं जो पोजेस करते हैं लार्जेस्ट क्लोनिंग कैपेसिटी को? वेरी गुड, यस। Which of the following vectors possess the largest cloning capacity? So my dear students, it's your back. बैक इज द वन ऑफ द वैक्टर जिसकी क्लोनिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है और इसीलिए हम इसको लार्ज स्केल वर्क के लिए यूज़ करते हैं। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ऑल ये यूज़ होता है। द लैम्डा फेज चूजेस लाइसोजेनी ओवर लिसिस प्राइमरली व्हेन। वेरी गुड। अल्फा फेज जो है वो चूज करता है लाइसोजेनी को ओवर लिसिस, लिसिस से ऊपर। कब करता है? जब होस्ट सेल्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, जब आपका सीएल रिप्रेसर कंसंट्रेशन एक्सीड करता है क्रो प्रोटीन से, या डीएनए एप्लीकेशन इनहिबिट हो जाती है, या फिर रिकॉम्बिनेंट ए जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, टेल मी which of the following do you find to be the correct one? So the correct answer for this one goes to be the CL repressor concentration जब क्रो प्रोटीन को एक्सीड करती है उस टाइम पर हम चूज करते हैं लाइसोजेनी को ओवर लिसिस। सो अगर आपको यहाँ कोई पूछे कि आपको लाइसोजेनी और लिसिस पता है क्या होता है, सो लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, लाइसोजेनी और लिसिस दो ऐसे प्रोसेसेस हैं, दो ऐसे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं विच आर इन्वॉल्व इन समथिंग रियली नाइसर। लाइसोजेनी को आप बोलते हैं जैसे लाइसोजेनी और लाइसोजेनिक साइकिल। सो दिस इज वन लाइसोजेनी और एक आता है लिसिस। लाइसोजेनिक में वायरल जो डीएनए मटेरियल होता है वो होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर जाता है, ठीक है, और डॉर्मेंट रहता है। लाइसिस वाला जो है वो वायरस जो है वो रेप्लिकेट करता है बहुत तेजी से और होस्ट के सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, और ये इंटीग्रेट करता है होस्ट में एज प्रोफेज और ये सेपरेटली एग्जिस्ट करता है, डायरेक्ट करता है सिंथेसिस ऑफ द वायरल कंपोनेंट्स, ठीक है। So this is the important part of it. Okay, now check this one. The enzyme alkaline phosphatase is used during cloning too. क्या काम है अल्कलीन फॉस्फेट का जब ये क्लोनिंग कर रहे होते हैं? डीएनए को डाइजेस्ट करना, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना, वेक्टर सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करना, या ट्रांसक्रिप्शन को इनहैंस करना। वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज सी। ये वेक्टर सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट्स वेक्टर सेल्फ लाइगेशन। कौन सा फिनोमिना है जहां पर फॉरेन डीएनए डिग्रेड हो जाता है अपॉन एंटरिंग द बैक्टीरियल सेल्स?
किस प्रोसेस में फॉरेन डीएनए डिग्रेड हो जाता है जैसे ही वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाता है? देखो, ट्रांसडक्शन तो प्रोसेस है जहां पर वो उसको किया जाता है, लाइक इट्स नॉट डिग्रेडिंग। रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है, कॉम्प्लीमेंटेशन में कॉम्प्लीमेंट्री के साथ अटैच होगा, तो करेक्ट आंसर इज योर रिस्ट्रिक्शन। ओके, चेक दिस वन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिलता जुलता है। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग जो हम करते हैं इकोलाई के कौन सा स्ट्रेन में करते हैं हम? कौन सा स्ट्रेन है इकोलाई का? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा इकोलाई है? हाँ, कौन सा स्ट्रेन है इनमें से? इनमें से DH5 अल्फा इज द स्ट्रेन जो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के लिए हेल्प करता है। लैक जी अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन सिस्टम रिक्वायर्स द होस्ट स्ट्रेन टू पोजेस। शाबाश। लैक जी अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन सिस्टम होस्ट स्ट्रेन को क्या पोजेस करता है? इट पोजेसेस लैक जी डेल्टा M15 म्यूटेशन। तो ये सिर्फ नाम भी याद रखेंगे ना तो चल जाएगा ये वाला काम। हाँ, नाम याद रखेंगे, इट्स गुड। अच्छा, ये चेक करो। कौन सा बैक्टीरियोफेज सेंट्रल था हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट में? हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया गया था? सो माय डियर स्टूडेंट्स, हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हमने क्या यूज किया था? तो हमने यहाँ पर यूज किया था, यस, हमने यहाँ यूज किया था आपका T2। Okay, so this was used. So my dear students, we will keep this much for now and we will be continuing the next part in the next series. But I have something important to say here again. Please keep on revising things nicely because your exams are on head, everything is very near, and you don't have much time to waste. So please go through these things very nicely and also have a look at what kind of things you have done wrong. You need to practice those things. Okay, so these kind of activities while looking into the videos not only satisfy when you are just watching and than doing the things in the class. After you record, after you read all of those things, you should know like कौन से टॉपिक में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, जिस टॉपिक में मेरे सबसे ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो वो इंडिकेशन देता है आपको। ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट्स। Okay, wonderful. So, my dear students, will be keeping this much for now. Till then, take care. Have a good day. Let's meet tomorrow. Bye bye. Bye.